बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम यूनिट 11 फर्स्ट ईयर इंग्लिश का जो कि द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, इसमें जो क्विज़ हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल एजुकेशन इन्फोस को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आप लोग को बर वक्त मिल सके। आइए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आज के लेक्चर का हमारा पहला एमसीक्यूज क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस? साइंटिफिक प्रोग्रेस, ह्यूमन ग्रीड एंड मटेरियलिज्म, पॉलिटिकल फ्रीडम, और ऑप्शन डी है इंडस्ट्रियल सक्सेस। यानी ये नज़म जो है ना, इसमें किस चीज़ पर तनकीद करता है, या ये नज़म किस चीज़ के मुतल्लिक ये तनकीद करता है। इसमें शायर ने जो है ना मदियत परस्ती और कुदरत से दूरी पर तनकीद की है। लिहाजा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, ह्यूमन ग्रीड एंड मटेरियलिज्म। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू माइथोलॉजिकल फिगर आर मेंशन इन द पोएम? अपोलो एंड जीस, नेपच्यून एंड प्रोटियस, हेरेकुलस एंड हर्मस, और ऑप्शन डी है वीनस एंड कपिड। यानी इसमें शायर ये कह रहा है हमें कि इस नज़म में कौन से दो देवताई या देवमाली किरदार आए हैं। इस नज़म में जो है ना नेपच्यून और प्रोटियस दो ऐसी देवताई या देवमाली किरदार हैं जो कि यूनानी देवताओं से मुतल्लिक है। इसका भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द पोएम बिलोंग टू विच लिटरेरी मूवमेंट? क्लासिज्म, मॉडर्निज्म, रोमांटिसिज्म या रियलिज्म? इन ये नज़म किस अदबी तहरीक से ताल्लुक़ रखती है? इसमें जो है ना अगर हम लोग देखें ना तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो एक रोमानवी शायर थे। लिहाजा ये जो है ना रोमांटिसिज्म के मुतल्लिक है ये नज़म, या इससे बिलोंग करता है। रोमांटिसिज्म मोमेंट्स से मुतल्लिक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे एक टास्क दिया गया है आप लोगों के लिए। ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, विच पोएट्रिक फॉर्म इज़ यूज इन द पोएम? पोएम में कौन सी जो पोएट्रिक फॉर्म है वो यूज़ हुआ है, आप लोगों ने मुझे ये बताना है। यानी नज़म की सन्फ के मुतल्लिक है ये एमसीक्यूज। आप लोगों ने नज़म की सन्फ बतानी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सॉर्डिड एंड बून इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन, आयरनी, मेटाफोर या एंटीथेसिस? यानी ये दो वर्ड जो हैं सॉर्डिड और बून, ये किस किस्म के अल्फाज हैं? ये जो ना एक दूसरे के मुतजाद हैं या मुतसादम है। लिहाजा ये जो है ना ऑक्सीमोरॉन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। आयरनी और बाकी जितने भी ऑप्शंस है वो गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द सी दैट बियर्स हर बोसम टू द मून इज एग्जाम्पल ऑफ सिमिली, पर्सनिफिकेशन, मेटाफोर, और ऑप्शन डी है ऑक्सीमोरॉन। यानी समंदर जो है ना अपना सीना किस चीज़ को दिखा रहा है, या किस चीज़ को दिखाता है? मून को, चांद को। लिहाजा यहाँ पे समंदर को एक इंसानी खसूसियत से जो है ना मुशाबहत दी गई है, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम पर्सनिफिकेशन बोलते हैं। किसी बेजान चीज़ को जानदार इंसानों वाली खसूसियत देना। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पे एक और टास्क है, द विंड दैट विल हॉलिंग एट ऑल आवर्स इज एग्जाम्पल ऑफ सिमिली, मेटाफोर, ऑक्सीमोरॉन या पर्सनिफिकेशन? ये आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इल्यूजन इज ए लिटरेरी डिवाइस विच मीन्स a reference to historical figure or event? ऑप्शन बी है a preference to present happiness, ऑप्शन सी है a reference to current affairs, और ऑप्शन डी है none of these। यानी इल्यूजन का मतलब क्या है? इल्यूजन जो है ना किसी तारीखी या देवमाली हवाला जात को जाहिर करता है। इसको जो है ना हम
इल्यूजन कहते हैं, जो कि किसी तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा करता हो या देवमाली खसूसियात को ज़ाहिर करता हो। लिहाजा इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अ रेफरेंस टू हिस्टोरिक फिगर और इवेंट। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ग्रेट गॉड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ग्रेट गॉड जो है ना, ये किस चीज़ की मिसाल है? ऑप्शन ए है पर्सनिफिकेशन एंड एसोनेंस, ऑप्शन बी है मेटाफोर एंड एलिट्रेशन, ऑप्शन सी है एपिस्ट्रोफ एंड एलिट्रेशन, और ऑप्शन डी है इल्यूजन एंड मेटाफोर। तो इसमें से जो है ना, एक तो एलिट्रेशन हो गया, क्योंकि हम आवाज़ अल्फाज आए हैं। यहाँ पे ग्रेट को अगर देखें तो वो जी से शुरू हो रहा है, और गॉड को अगर देखें तो वो भी जी से शुरू हो रहा है। एक तो इसमें जो है ना एलिट्रेशन हो गया। दूसरा या तो एपिस्ट्रोफ होगा और या मेटाफोर होगा। इन दो ऑप्शन में से मतलब हमने चुनना है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, तो खुदा का हवाला बग़ैर किसी तशबीह के मानीन दिया गया है। यहाँ पे मतलब मानीन या जैसा का कोई लफ्ज़ नहीं आया है, लिहाजा ये क्या है? मेटाफोर है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, मेटाफोर एंड एलिट्रेशन। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, a stanza containing 6 line is called quatrain, couplet, octave, और ऑप्शन डी है सिस्टेट। इन 4 ऑप्शन में से हमें एक चूज करना है कि ये स्टेंजा जो है ना, ऐसा स्टेंजा जो कि 6 लाइनों पर मुश्तमिल हो, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम यानी 6 सत्रों वाली बंद या 6 सत्रों वाला जो स्टेंजा होता है वो क्या होता है? सिस्टेट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी, ये जो है ना इसका करेक्ट ऑप्शन है, सिस्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक और टास्क आ गया। इन द पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ क्रिटिसाइज। इस पोएम में पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ किस चीज़ पर तनकीद करता है? रिलीजन पर करता है, एजुकेशन, साइंस या मटीरियलिज्म? इसके मुतालिक एक MCQs जो कि हमने पहले भी पढ़ लिया, इससे भी आप लोग नकल कर सकते हैं। लिहाजा ये भी मैं टास्क के तौर पर आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द सिनोनिम ऑफ फॉरलॉर्न इज चेयरफुल, लावली, होपफुल या डिसोलेट। फॉरलॉर्न का मतलब है उदास, तिन्हाई या वीरान, और डिसोलेट का भी उदास या वीरान, सेम यही मानी है। लिहाजा इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द सिनोनिम ऑफ लिया इज डेजर्ट, मेडो, काउर या क्लीफ। लिया का मतलब है सब्जाजार, चरागाह, ठीक है, ऐसा मैदान जिसमें क्या हो? सब्जा हो, और इसको हम मेडो भी बोलते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द एंटीनम ऑफ आउट ऑफ टोन। आउट ऑफ टोन और इन टोन दो ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एक दूसरे के उल्ट हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और टास्क आ गया, टास्क नंबर 4, द वर्ड फॉरलॉर्न इन द पोएम इज यूज्ड एज विच पार्ट ऑफ स्पीच। फॉरलॉर्न जो है ना, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर यूज़ हुआ है? ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के ज़रिए मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, यू डू नॉट नीड टू बी डैश टू सी व्हाट द प्रॉब्लम हेयर इज। स्पेसिमन, जीनियस, पीर, और ऑप्शन डी है असाइनमेंट। यानी इसका मतलब ये है कि मसले को समझने के लिए क्या होना ज़रूरी नहीं। जीनियस यानी समझदार होना ये ज़रूरी नहीं है। ज़हीन होना, सॉरी, जीनियस का मतलब क्या है? ज़हीन होना। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द बस क्रैश इनटू द ब्लू कार डेयर डाउन द हिल। ड्रायोस, ड्रायोड, ड्राइविंग या ड्रायो। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ये आप लोगों ने इस सवाल में जो है ना हमसे ये पूछ रहा है। इसको अगर आप लोग देखें ना तो हमने पार्टिसिपल फॉर्म लगानी है। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज से लिया गया है। द बस क्रैश इनटू द ब्लू कार ड्राइविंग डाउन द हिल। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगा? आईएनजी इसके आखिर में आएगा, लिहाजा इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, the teacher advised the day students to take a break। bored, boring, bore या bores। यानी यहाँ पे बोर्ड आएगा, पास्ट इंडिफिनिट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल लगेगा, यानी बोर्ड स्टूडेंट, उकताए हुए तलबा। ये जो है ना इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। The teacher advised the bored students to take a break। नेक्स्ट यहाँ पे एक और टास्क है, the poet wishes to lie like a pagan because he wants wealth, ancient connection with nature, modern lifestyle और political power। वो क्या चाहता है? ये टास्क हमसे ये पूछ रहा है, लिहाजा ये भी मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द टोन ऑफ द पोएम इज मेनली ह्यूमरियस। ऑप्शन बी है एंग्री एंड वायलेंट, ऑप्शन सी है रिग्रेटफुल एंड क्रिटिकल और ऑप्शन डी है रोमांटिक एंड जॉयफुल। इन्हीं टोन का पूछ रहा है कि ये जो नज़म है उसका मजमूई अंदाज किस तरह का है या किस अंदाज का है। ये जो है ना इसमें पोएट जो है ना रिग्रेटफुल और क्रिटिकल यानी तनकीद भी करता है और अफसोस और तनकीद का इज़हार, यानी इसमें शायर रिग्रेटफुल और क्रिटिकल या क्रिटिसिज्म, अफसोस और तनकीद का इजहार कर रहा है, लिहाजा इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है।